हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग का न्यू टॉपिक या न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारा टॉपिक को कवर कर चुका है, जिसमें 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन लास्ट टॉपिक था। उससे पहले हमने कवर कराया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर आ चुका है। बट अब इस चीज़ को हम लोग को फास्ट करना है, क्योंकि नीट का डेट आ चुका है। 7 मई को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसको लेके हम लोगों को थोड़ा सा ये सिलेबस को इसको नहीं करते हुए इसको फास्ट करेंगे, जिसके कारण हम लोग का जो सिलेबस बाकी है इसको कवर करेंगे, जिससे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स ला सकें नीट के अंदर। अपना टारगेट 350 प्लस है, जो कि हो जाएगा अगर हम लोग एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ें। तो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को एक एक वर्ड पढ़ेंगे। इसमें कोई भी कहीं पे भी एक्स्ट्रा लगेगा उसको इसी के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज का जो न्यू चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। तो पहला टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये किस किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक में। सेकेंड जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर रहेगा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होता है इसका कौन कौन सा टूल्स होता है, हाँ, इसके बारे में हम लोग सेकेंड टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट या थर्ड टॉपिक पे आएंगे, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका क्या क्या प्रोसेस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का, ये हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे पहले। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जहाँ से एक आध क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को पहले कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल फॉर ह्यूमंस। इसका मतलब क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी डील्स करता है किस टेक्निक पे, ये टेक्निक पे डील्स करता है कि हम लोग लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या फिर उसके एंजाइम्स को फॉर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, एंजाइम्स को फ्रॉम किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके एंजाइम्स को हम लोग लेंगे, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट लेंगे और उससे क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस, उस प्रोडक्ट को प्रोसेस करेंगे यूजफुल फॉर ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल होगा। इन सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच ऑल आर माइक्रोबियल मीडिएटेड प्रोसेस। ये जो कर्ड होता है, कर्ड बनाना जिसको हम लोग दही बोलते हैं, कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया, वाइन हो गई, ये सब क्या है, सब माइक्रोबियल प्रोसेसेस हैं, जिसको हम लोग क्या करते थे पहले के टाइम में, थाउट एज द फॉर्म एज बायोटेक्नोलॉजी, इसको बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म में माना जाता था। बट आज कल जो ये बायोटेक्नोलॉजी का ये हम लोग अगर ग्रुपिंग करते हैं तो इसको एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग कर्ड को बनाते थे मिल्क से, ये सारा कुछ आता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन आजकल जो अभी न्यू बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे ड्रग्स को बनाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यहाँ पे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स को बनाते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो हम लोग आगे देखते हैं, हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। वही ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ये रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब यहाँ इसमें लिमिटेड बाउंड्री है। टू रेफर सच ऑफ दोज प्रोसेसेज विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन लार्ज स्केल। अगर हम लोग को इसी चीज़ को लार्ज स्केल पे चाहिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, किसकी मदद से, ये अपना बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। Further, many other processes techniques are also included under बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग आगे फिर इसमें और सारा प्रोसेसेस को ऐड किए हैं। जैसे हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही हम लोग इस चीज़ को इंक्लूड कर चुके हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको किस में रखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और फिर सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट
किसी जीन को हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। या फिर डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन भी अगर हम बनाते हैं तो ये किसके अंदर आता है, ये अंडर बायोटेक्नोलॉजी। और करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या हम लोग किसी जीन को करेक्ट करते हैं तो ये भी किसके अंदर आता है, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। फिर अगर यहाँ पे आगे देखें, एक यहाँ पे ये पूछा जाता है कि EFB का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो EFB का फुल फॉर्म यहाँ पे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोप में एक फेडरेशन चलता था उसको बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, हैज़ गिवन ए डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन दिया है। और इसके अकॉर्डिंग क्या डिफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये देखते हैं, दैट इनकॉम्पेसेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। ये क्या क्या, ट्रेडिशनल व्यू जो पुराना समय में चलता था उसको, और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को ये क्या कर दिया, ऐड कर दिया। द डिफिनेशन गिवन बाय EFB फॉलो, और इसके अकॉर्डिंग जो गिवन डिफिनेशन दिया है वो हमारा ये वाला पोर्शन है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करना, ऐड करना, इस किसके साथ, एंड ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिर सेल्स के साथ, या पार्ट्स ऑफ देयरफॉर, या उसके पार्ट्स के साथ, मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ये सारा कुछ किसका एग्जाम्पल, ये डिफिनेशन है, ये अपना बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, नेचुरल साइंस को हम लोग ऐड करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, या सेल्स के साथ, या फिर पार्ट्स, किसी ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के साथ, या मॉलिक्यूलर एनालॉग, किस पर्पस के लिए हम लोग ऐड करते हैं, फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लोग ह्यूमन बीइंग को क्या करेंगे, सर्विस देंगे, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, हमारा अकॉर्डिंग टू EFB ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे अपना फर्स्ट जो ये टॉपिक था, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किस किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो मेनली जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी एमंग मैनी टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये हमारा 2 टेक्निक्स पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, फर्स्ट जो टेक्निक है, यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक की अगर बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, DNA और RNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसके जो केमिस्ट्री है उसको हम लोग ऑल्टर करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे फॉरेन जीन होता है या DNA होता है, उसको हम लोग इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। मतलब उसका जो केमिस्ट्री है उसको क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं, किसके अंतर्गत, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत इसको करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल। अब सेकेंड प्रिंसिपल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स में ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियर टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका, कैसे, ये हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA को डाल के। फिर अगर आगे बात करें हम लोग इसी के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन को हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं। स्टेराइल कंडीशन मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे एम्बियंस फ्री या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन, जिसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ ना हो, माइक्रोब्स नहीं, उस चीज़ को बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन या एम्बियंस। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं कौन होते हैं, एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं यहाँ पे हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। जैसे ये वाला चीज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये सारा कुछ आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था होस्ट ऑर्गेनिज्म में जीन को डालते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, ये सेकेंड इसका प्रिंसिपल था। सेकेंड प्रिंसिपल में स्टेराइल कंडीशन को हम लोग मेंटेन करना है ताकि वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बने, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक्स हो गया या फिर वैक्सीन्स हो गया, और एंजाइम्स कैसा रहे, माइक्रोबियल फ्री, कंटामिनेटेड फ्री। लेटस, ये हमारा 2 प्रिंसिपल्स हो गया बायोटेक्नोलॉजी का जो कि वर्क करता है बायोटेक्नोलॉजी पे।
अब यहाँ पे हम लोग आगे अगर बात करें, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरह ये डेवलप हुआ है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये आगे जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे? द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वेरिएशन के लिए एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। और ये वेरिएशन होगा तो यूनिक जेनेटिक मेकअप बनेगा जिसके कारण उसमें एक कॉम्बिनेशन न्यू चीज़ बनता है। ये वेरिएशन लाता है कौन? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। ये वेरिएशन जो होता है, कुछ वेरिएशंस अपना पॉपुलेशन के लिए या फिर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है वेरिएशन। फिर अगर यहाँ पे अदर हैंड देखें, अगर अदर साइड बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसा उसका पेरेंटल जनरेशन में जीन था, जेनेटिक मेकअप था, वैसा ही उसका ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जेनेटिक मेकअप रह जाता है। कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? वेरिएशन को परमिट करता है, आगे जाने देता है। फिर यहाँ अगर आगे बात करें हम यहाँ पे, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड्योर यूज्ड इन प्लांट। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्लांट को यूज करते हैं एंड एनिमल ब्रीडिंग, और एनिमल के ब्रीडिंग को यूज करते हैं किसमें? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में। वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन विथ अलोंग विथ डिजायर्ड जीन। ये जो हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हम लोग मैटिंग करवाते हैं, एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं, ये सब में हम लोग को चाहिए होता है डिजायरेबल जीन। बट यहाँ पे डिजायरेबल जीन के साथ साथ क्या होता है? अनडिजायरेबल जीन भी मल्टीप्लिकेट कर जाते हैं, आ जाते हैं, जो जिसका कि हम लोग को ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टेक्निक जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड सर्टेन क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जहाँ पे हम लोग आरडीएनए को बनाते हैं, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, यहाँ पे जीन को क्लोन करते हैं और फिर उस जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। ओवर दिस लिमिटेशन, ये जो हमारा अनडिजायरेबल जीन आ जा रहा था, इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जहाँ पे जीन को क्लोन करते हैं, मतलब एक जीन से दो जीन इस तरह करके बहुत सारे जीन को क्लोन करते हैं, फिर उस जीन को ट्रांसफ़र कर देते हैं टू ओवरकम द लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट, और उस चीज़ को आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली सेटअप डिजायर्ड जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट एनिमल। जो कि हमारा टारगेट एनिमल है उसके अंदर अनडिजायरेबल जीन को हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं उस चीज़ को, ताकि हमारा जो सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन उस ये टारगेट ऑर्गेनिज्म में जा सके। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करें, अगर यहाँ बात करें तो दिया हुआ है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए। क्या आप जानते हैं ये जो पीस ऑफ डीएनए होता है इसका फ्यूचर क्या है? विच इज सम हाउ ट्रांसफर्ड इन टू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। कभी कभी इस चीज़ को एलियन ऑर्गेनिज्म मतलब अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल सकते हैं। मोस्ट लाइकली the piece of DNA would not able to multiply itself in the progeny cell of organism। ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता है प्रोजेनी सेल, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू जीनोम। लेकिन ये जीनोम के साथ या अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके साथ अगर ये इनकॉर्पोरेट कर जाए, उसके साथ मिल जाए, तो फिर ये क्या करेगा? गेट इंटीग्रेटेड या उसके साथ इंटीग्रेट कर जाए जीनोम के साथ, रिसिपेंट के साथ, देन ये इट में मल्टीप्लाई एंड वी इनहेरिटेड अलोंग विथ होस्ट डीएनए। और होस्ट डीएनए के साथ, जैसे हमारा सपोज करो यहाँ पे इस तरह करके एक ये होस्ट का सेल है, होस्ट का सेल के अंदर ये हमारा
डीएनए है, लेकिन हम लोग क्या किए, एक डिजायर्ड जीन है, उस जीन को क्या किए, ट्रांसफर कर दिए इस होस्ट के अंदर। ये जीन रहा, तो ये जीन अपने आप में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये क्या करता है, इसके साथ मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, इसके साथ मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर अपना जो ये बनाने वाला है फिनोटाइप वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके बनाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इनहेरिटेड अलोंग विथ होस्ट डीएनए, ये चीज़ है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोजोम, और क्योंकि ये इस क्रोमोजोम का पार्ट हो जाता है, कौन, एलियन डीएनए, देन विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब इसके पास एबिलिटी होता है, क्षमता होता है रेप्लिकेशन का। इन ए क्रोमोजोम देर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो क्रोमोजोम होता है इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस होता है, उसके अंदर एक डीएनए का सीक्वेंस होता है स्पेसिफिक, उस चीज़ को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे ये सपोज कीजिए कि ये एक जीन का ये है, तो यहाँ पे कहीं पे एक स्पेसिफिक स्थान होता है या प्लेस होता है, उस जगह पे क्या होता है, इस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है, और इस चीज़ को बोलते हैं ORI। इस चीज़ को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल सकते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इट नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। इसलिए कोई छोटा सा एक डीएनए का टुकड़ा है वो खुद को अपने आप को मल्टीप्लेक नहीं कर सकता है, रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसको पहले क्या होना पड़ेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोजोम होता है उसका पार्ट होना पड़ेगा, उसके साथ ऐड होना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तब फिर क्या होगा, विच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नॉन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि उस होस्ट जो क्रोमोजोम था उसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, वो क्या कराएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कराएगा। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that alien piece of DNA can replicate and multiply itself in host organism. तब होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करेगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा या फिर मल्टीप्लाई करेगा। दस दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्लोनिंग, और इस चीज़ को हम लोग और एक नाम दे सकते हैं, क्लोनिंग, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, या फिर इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, जो कि होस्ट के ये क्रोमोसोम है उसके साथ मिल जाने के बाद ये क्लोनिंग करता है। इस चीज़ को हम लोग क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। अब आगे अगर यहाँ पे देखें, आगे दिया हुआ, लेट अस नाउ फोकस ऑन फर्स्ट इंटेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि सबसे पहला टाइम मतलब फर्स्ट में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये कैसे बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेज ऑफ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट विथ नेटिव प्लाज्मिक, और ये प्लाज्मिड को और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कंटिन्यूसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। यह चीज़ को याद रखना है कि प्लाज्मिड का अगर कहीं पे नीट के अंदर क्वेश्चन आता है इससे कि प्लाज्मिड को और क्या बोलते हैं, या फिर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्लाज्मिड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये सल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड को क्या किया गया था, स्टेनले कोहर एंड हर्बर्ट बॉयर आइसोलेट किए थे। यहाँ पे देखिए, स्टेनले कोहेन एंड Herbert Boyer accomplished in 1972 by isolating antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA of plasmid। प्लाज्मिड का जो पीस ऑफ डीएनए है उस चीज़ से कट किया गया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। अब जो ये डीएनए, ये छोटा सा डीएनए का पीस को काटा गया, इसको क्या किया गया, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड। और ये जो डीएनए को काटना ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ से डीएनए को काट दें
ऐसे हम लोग चाकू ले ले काट दें या फिर ब्लेड ले ले काट ले, नहीं। इसके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए स्पेसिफिक। उस चीज़ का डिस्कवरी के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि हम लोग डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से काट सकते हैं। और उस चीज़ को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सेरोसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलर सेरोसिस किसको बोलते हैं? तो मॉलिक्यूलर सेरोसिस किसको बोला जाता है? यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत बड़ा डिस्कवरी है इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके डिस्कवरी के बिना बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं था। इसके डिस्कवरी के बाद ही सारा कुछ प्रोसेस हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा ये डिस्कवरी माना जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और मॉलिक्यूलर सिरोसिस क्या बोलते हैं? सिरोसिस मतलब कैंची। यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को काटेंगे। मॉलिक्यूल्स कौन है? डीएनए मॉलिक्यूल। उस चीज़ को हम लोग यहाँ काटेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सेरोसिस। जैसे यहाँ पे दिया है द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विथ प्लाज्मिड डीएनए। और जो छोटा सा कट किए थे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को, उसको क्या करना है? प्लाज्मिड डीएनए के साथ ऐड कर देना है, लिंक कर देना है। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर। और ये क्या करेगा? जो प्लाज्मिड डीएनए, सपोज कीजिए कि इस तरह करके हमारा प्लाज्मिड डीएनए है, इसमें क्या करेंगे? छोटा सा पार्ट ये हमारा हो गया। यहाँ से यहाँ सपोज किए ये हमारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। और ये हमारा पहले से क्या है? प्लाज्मिड है। और टोटल को मिलके अब क्या बोलेंगे? वेक्टर। टोटल जो है इसको बोलेंगे वेक्टर। यहाँ पे देखिए दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। You probably know that mosquito act as insect vector to transfer the material parasite into human body। ये जो मॉस्क्यूटो होता है ये कैसे एक्ट करता है? ये वेक्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा पैरासाइट होता है वहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का पैरासाइट जो होता है उस चीज़ को ये ट्रांसफ़र करता है। इसका रोल क्या होता है? ट्रांसफ़र। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर, कैरी करना। उसी तरह यहाँ पे जो वेक्टर डीएनए होता है ये क्या करता है? जो हमारा स्पेशल डीएनए का पीस होता है उस चीज़ को कैरी करता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आगे देखें, इन द सेम वे, उसी तरह इन द सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज फैक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसी तरह जैसा कि हम लोग वहाँ पे देखें कि ये जो हमारा ये वेक्टर की तरह यूज हो रहा था, कौन? ये अपना मॉस्क्यूटो। उसी तरह यहाँ पे जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड यहाँ पे क्या होता है? द प्लाज्मिड कैन बी यूज एज वेक्टर। वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? किस पर्पज से? डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। हाँ, एलियन पीस ऑफ डीएनए, इसलिए। उसके बाद अगर यहाँ देखें, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है उसको क्या करना है? लिंक करना है। किसके साथ? लिंकिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद एन एंजाइम डीएनए लाइगेज। और हम जो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को लिंक कर रहे हैं ये किसके थ्रू पॉसिबल है? डीएनए लाइगेज, जो कि जोड़ेगा, ऐड करने का काम। लाइगेज मीन्स क्या होता है? ऐड करना। विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइंट देयर एंड। और जो डीएनए मॉलिक्यूल कट किया गया तो उसका एंड के साथ ऐड करेंगे इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को। दिस मेक्स ए न्यू combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and known as recombinant DNA। और ये अपना प्लाज्मिड के साथ हम लोग ऐड किए, ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था लिंक किए बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। इस अब डीएनए को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या शॉर्ट में इसको आरडीएनए बोलते हैं।
व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, और इस डीएनए को अब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू सल्मोनेला, और ये जो बैक्टीरिया है ये क्लोजली रिलेटेड टू सल्मोनेला टाइफिक जो बैक्टीरिया है इससे बहुत रिलेशन होता है, इसका क्लोजली रिलेटेड है। It could replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies, और ये क्या करेगा अब इस चीज़ को ई कोलाई मल्टीपल कॉपी में बना देगा ड्यू टू हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ polymerase enzyme make multiple copies of new copies. The ability to multiply copies of antibiotic resistant in E. coli called cloning, और ये जो E. coli के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इन E. coli। E. coli के अंदर क्लोनिंग हो रहा है, एक जीन से दो जीन, 2 से 4 इस तरह करके बहुत सारा कॉपी बनाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो दिया हुआ है You can hence infer that there are 3 basic steps in genetically modified organism, और genetically modified organism किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग rDNA को ट्रांसफ़र करते हैं, उसका जेनेटिक मेकअप को थोड़ा सा चेंज करते हैं ड्यू टू बेनिफिशियल पर्पस या उसको ह्यूमन बीइंग के पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करना है कि इन 3 ये करना है, इसके अंदर 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। हम लोग डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि उस डीएनए के अंदर डिजायरेबल जीन है क्या नहीं। अगर डिजायरेबल जीन है तो उस डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट जो है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर ये करेंगे, उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि वहाँ पे कॉपी बन सके। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, द मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ये जो हम लोग डीएनए होस्ट के अंदर डाले हैं तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से देखें कि सही से कॉपी बन रहा है या नहीं बन रहा है, सब कुछ देख के उसके बाद वो वहाँ से जो डीएनए बनेगा उस चीज़ को आगे इस प्रोजेनी, उस ऑर्गेनिज्म के प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर उस डीएनए का मिल सके हमारे ह्यूमन्स बेनिफिशियल यूज़ के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट पब्लिक नेक्स्ट डे आ जाएगा इस चैप्टर में। तो आज जितना भी पढ़ा है इसको अच्छे से आप पढ़िए, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हमने कवर कराएं और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगता है तो आप एनसीईआरटी के साइड में लिख लीजिए ताकि जो नीट का टाइम आएगा, नीट का एग्ज़ाम के टाइम आएगा, उस टाइम आपको इस चीज़ को ये रिवाइज करने में टाइम बचत हो ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को ये कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दीजिए, बायो यहाँ से कर लीजिए, हम पूरा एनसीईआरटी करा देंगे और एनसीईआरटी से बाहर आना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है एनसीईआरटी से बाहर, मैक्सिमम इसी से आएगा। तो आप यहाँ से पढ़िए अच्छे से और नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक पे लाते हैं वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।